नमस्कार बच्चों, मैं तेजराम मीणा सहायकाचार्य व्यष्टि राजकीय महाविद्यालय बयाना भरतपुर। आज का जो टॉपिक है संपत्तियों का मूल्यांकन। संपत्तियों के मूल्यांकन के संबंध में आज हम अध्ययन करेंगे। संपत्तियों एवं दायित्वों के सत्यापन के संबंध में हमने पिछले अध्यायों में अध्ययन किया है। आज हम संपत्तियों के मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ असेट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मूल्यांकन के संबंध में अंकेशक की क्या स्थिति होती है, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। संपत्तियों के मूल्यांकन के बारे में आपको हम बताएं कि मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, यानी संपत्तियों का मूल्यांकन करते समय हम किन किन मूल्यों का ध्यान में रखते हैं। जैसे लागत मूल्य क्या होता है, बाजार मूल्य क्या होता है, पुस्तक मूल्य क्या होता है, प्राप्य मूल्य क्या होता है, प्रतिस्थापन मूल्य क्या होता है, उपयोगिता मूल्य या चालू स्थिति मूल्य क्या होता है, इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। संपत्तियों के मूल्यांकन की बात आती है तो मूल्यांकन कोई अलग से नहीं है, क्योंकि मूल्यांकन सत्यापन का ही एक आवश्यक अंग होता है। मैंने आपको सत्यापन वाले टॉपिक में बताया था कि सत्यापन के अंदर अंकेशक देखता है संपत्तियों का मूल्य ठीक है या नहीं है, स्वामित्व में है या नहीं है, अधिकार में है या नहीं है, कहीं अधिग्रहित तो नहीं है। तो यानी संपत्तियों का मूल्यांकन कोई अलग से टॉपिक नहीं है। यानी मूल्यांकन क्या है, सत्यापन का ही एक आवश्यक अंग है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। संपत्तियों के मूल्यांकन से तात्पर्य यह जांच करना है कि चिट्ठे में संपत्तियों को सही एवं उचित मूल्य पर दिखाया गया है या नहीं। संपत्तियों का उचित एवं सही मूल्य कैसे निकाला जाए, इस संबंध में अलग अलग प्रकार की संपत्तियों के अलग अलग नियम हैं। उदाहरण के लिए स्थायी संपत्ति, चल संपत्ति, दृश्य, अदृश्य, कृत्रिम, सबके मूल्यांकन के नियम भी अलग अलग होते हैं। इनके बारे में हम आपको अलग से बताएंगे विस्तार से। अब संपत्तियों का सत्यापन करते समय मूल्यांकन का बहुत अधिक महत्व होता है बच्चों। यदि संपत्तियों को चिट्ठे में सही मूल्य पर नहीं दिखाया जाए तो अंकेशक की रिपोर्ट गलत होने के कारण उसके दायित्व तो बनेंगे ही, साथ में चिट्ठा भी सही आर्थिक स्थिति प्रकट नहीं करेगा। अब मूल्यांकन के संबंध में अगर बात की जाए तो अंकेशक कोई मूल्यांकन करता नहीं है, वो सिर्फ मूल्यांकन की जांच करने वाला है। अब संपत्तियों का किस संपत्ति का मूल्यांकन किस मूल्य पर किया जाए, तो सबसे पहले हम वेरियस टाइप ऑफ प्राइसेज यानी विभिन्न प्रकार के मूल्य हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। लागत मूल्य क्या होता है, तो मैंने यहाँ आपको विभिन्न प्रकार के मूल्यों में 6 प्रकार के मूल्य लिखे हैं। तो इनमें पहला है लागत मूल्य। लागत मूल्य व्यवसाय के स्वामी को किसी वस्तु के क्रय में जो मूल्य लगाना पड़े उसे संपत्ति का लागत मूल्य कहते हैं। यानी कोई भी व्यवसाय का स्वामी है, किसी भी वस्तु को क्रय करने में जो मूल्य वो चुकाता है, यानी जो मूल्य वो लगाता है, उसे लागत मूल्य कहते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल की बात करें, आपने एक दुकान से एक पेन खरीदा, तो आपने उस दुकान वाले को 10 रुपये का भुगतान किया, तो आपने कितना रुपये चुकाया उसके लिए? 10 रुपये। तो उसका लागत मूल्य क्या हो गया? 10 रुपये। उसी प्रकार दूसरी परिभाषा अगर मैं दूँ तो किसी भी संपत्ति को खरीदने से लेकर उसको चालू करने तक के सभी खर्चे उस संपत्ति का लागत मूल्य कहलाता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे आपने कोई मशीन खरीदी, मशीन 50,000 में खरीदी, उस मशीन को आप अपनी फैक्ट्री तक लाए तो 5,000 आपने किराया दिया, और फिर उस मशीन को जहाँ भी रखना है उसको एस्टैब्लिश किया, उस पर 5,000 खर्चा आ गया, तो उस वस्तु का लागत मूल्य उसको 50,000 में खरीदेंगे वो नहीं होगा, क्योंकि उस वस्तु को 50 में आपने खरीदा, 5,000 में लाने में खर्चा हुआ, एस्टैब्लिश करने में 5,000 खर्च हुआ, तो
टोटल 60,000 रुपये आपके लिए उसका लागत मूल्य हो गया। यानी स्थायी संपत्तियों के लागत मूल्य में उनको खरीदी कीमत के अलावा वे सभी खर्चे जोड़े जाते हैं जो उनको खरीदने के बाद चालू हालत करने के लिए किए जाते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया लागत मूल्य क्या होता है। लागत मूल्य का तात्पर्य है किसी संपत्ति को खरीदने से लेकर उसको चालू करने तक के सभी खर्चे जोड़ने के बाद जो मूल्य होता है वही लागत मूल्य कहलाता है। अब दूसरा है बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस। किसी संपत्ति के बाजार मूल्य से तात्पर्य उस मूल्य से है जो चिट्ठे के दिन उस संपत्ति का बाजार में प्रचलित है। कोई भी संपत्ति आपके पास रखी हुई है, चाहे आपने उसको कितने में भी खरीदी थी पहले, लेकिन चिट्ठा तिथि के दिन उस संपत्ति का बाजार में क्या मूल्य है तो उसी मूल्य को हम बाजार मूल्य कहेंगे। जैसे मान लो कोई भी मशीन आपने 50,000 रुपये की खरीदी आज से 2 साल पहले, लेकिन उस दिन उसी प्रकार की मशीन का बाज़ार में अगर बेचे तो उस संपत्ति का बाज़ार में ये मूल्य है तो उसका बाज़ार मूल्य माना जाएगा। अब है बुक वैल्यू। पुस्तक मूल्य वह मूल्य है जिस पर संपत्ति नियमों के आधार पर पुस्तकों में लिखी जाती है। यानी बुक में किस नियम के आधार पर उसका क्या मूल्य होगा वो होगा पुस्तक मूल्य। नंबर 4 है प्राप्य मूल्य। चिट्ठे के दिन संपत्ति को बाजार में बेचने से जो रकम प्राप्त होती है वह उस संपत्ति का प्राप्य मूल्य कहलाता है। वेरी मोस्ट। देखो बच्चों, प्राप्य मूल्य और बाजार मूल्य दोनों में क्या अंतर होता है बेसिकली आप देखो। कोई भी मशीन है आपके पास, बाजार मूल्य का मतलब है चिट्ठा तिथि के दिन, जिस दिन आपने उसको चिट्ठे में दिखाया है उस दिन उसका बाजार में क्या मूल्य है वो तो हो गया बाजार मूल्य। और प्राप्य मूल्य क्या है, उस संपत्ति को अगर हम बाजार में बेचें तो हमें कितना रुपए प्राप्त हो सकता है तो वो उसका प्राप्य मूल्य होगा। फॉर एग्जांपल, कोई मशीन आपने 50,000 रुपये में खरीदी थी, लेकिन आज उस मशीन की बाज़ार में कीमत, उसी प्रकार की मशीन की कीमत बाज़ार में 60,000 रुपये है तो उसका बाज़ार मूल्य हो गया 60,000। लेकिन उस जो खरीदी हुई मशीन को अगर आप बाज़ार में बेचते हो तो वो पुरानी हो गई, लेकिन उसको 30,000 रुपये प्राप्त हो सकते हैं उसको बेचने पे, तो वो हो जाएगा उसका प्राप्य मूल्य। तो फॉर एग्जांपल आप समझ गए 50,000 की मशीन आपने खरीदी बहुत दिन पहले और उसको आज बाज़ार में अगर आप बेचते हैं तो उसके 30,000 मिलते हैं तो वो हो गया प्राप्य मूल्य। और आज के दिन उसी प्रकार की अन्य मशीन का मूल्य बाज़ार में कितना है 60,000 तो वो इसका होगा बाज़ार मूल्य। बाज़ार मूल्य व प्राप्य मूल्य में अंतर समझ लेना आवश्यक है बच्चों। बाज़ार मूल्य का तात्पर्य उस मूल्य से है जो केवल उस दिन बाज़ार में प्रचलित है। यह आवश्यक नहीं है कि संपत्ति उसी मूल्य पर बिक जाए। प्राप्य मूल्य का तात्पर्य उस मूल्य है जो किसी संपत्ति को बेचने से वास्तविक रूप से प्राप्त हो सकता है। तो आप एग्जाम्पल को समझ चुके होंगे। यानी कोई मोटरसाइकिल, फॉर एग्जाम्पल दूँ, आपने मोटरसाइकिल आज से 1 साल पहले खरीदी 50,000 रुपये में और आज वही कंपनी की वही मोटरसाइकिल बाज़ार में 55,000 की मिल रही है तो वो तो हो गया उसका बाज़ार मूल्य। लेकिन उस 1 साल पुरानी मोटरसाइकिलों को अगर आप बाज़ार में बेचते हो तो कोई उसके 40,000 रुपये देगा तो वो उसका प्राप्य मूल्य हो गया। दोनों बेसिकल डिफरेंस ये है। अब नंबर 5 पर हम अध्ययन कर रहे हैं प्रतिस्थापन मूल्य, रिप्लेसमेंट वैल्यू। यानी व्यवसाय की किसी संपत्ति के बदले नई संपत्ति स्थापित करने में जो खर्च होने की संभावना है उस संपत्ति का प्रतिस्थापन मूल्य कहते हैं। ऐसे मूल्य में भी क्रय मूल्य के अलावा क्रय से संबंधित सभी खर्चे जोड़े जाते हैं। यानी पुरानी संपत्ति के स्थान पर नई संपत्ति लगाने पर जो पैसा हमें देना पड़ेगा, यानी पुरानी संपत्ति को रिप्लेस कर रहे हैं उसके स्थान पर नई संपत्ति लगा रहे हैं तो उसको कहते हैं रिप्लेसमेंट वैल्यू। सबसे अंत में आता है उपयोगिता मूल्य यानी गोइंग कंसर्न वैल्यू। यानी संपत्ति का प्रयोग होता रहता है बच्चों और प्रयोग होने के साथ साथ उसकी वर्किंग इफ़िशियंसी यानी कार्य कुशलता घटती रहती है। यानी संपत्ति की लागत मूल्य में से प्राप्य मूल्य की हाश की रकम घटाने के पश्चात जो मूल्य बचता है उसी संपत्ति का उपयोगिता मूल्य कहते हैं। बहुत ही मोस्ट है। यानी स्थायी संपत्तियों को हाश घटाने के पश्चात दिखाया जाता है। यानी उपयोगिता मूल्य क्या होता है, संपत्ति के मूल्य से हाश घटाने के पश्चात जो मूल्य आता है वो उसका उपयोगिता मूल्य होता है। जैसे कोई भी मशीन है वो 50,000 की थी, लेकिन वो अगर 5,000 रुपये की घिस गई
तो अब वो हमारे लिए कितने की रही? 45,000 रुपये। डेप्रिसिएशन घटा दिया। अब मूल्यांकन के संबंध में प्रचलित सिद्धांतों का अब हम अध्ययन करेंगे। मूल्यांकन के संबंध में कुछ प्रचलित सिद्धांत है जिनका हम अध्ययन करेंगे। तो प्रचलित सिद्धांत बच्चों आपके सामने इस प्रकार है। 5 प्रचलित सिद्धांत जो आपको हम बता रहे हैं वो ये हैं। स्थायी संपत्ति का मूल्यांकन किस प्रकार करें, चल संपत्ति का मूल्यांकन किस प्रकार करें, क्षयी संपत्तियों का मूल्यांकन किस प्रकार करें, अदृश्य संपत्तियों का मूल्यांकन किस प्रकार करें और कृत्रिम संपत्तियों का मूल्यांकन किस प्रकार करें। मूल्य तो आपको ऊपर बताई दी हमने, यानी स्थायी संपत्तियों को ऊपर जो हमने बताए हैं आपको 6 प्रकार के मूल्य, उसमें किस मूल्य पर दिखाना है, चल संपत्ति को किस मूल्य पर दिखाना है। अब बात आती है स्थायी संपत्ति। प्रत्येक व्यवसाय में कुछ स्थायी संपत्ति होती है। स्थायी संपत्ति उसे कहते हैं बच्चों जिनकी सहायता से व्यवसाय चलाया जाता है, जो व्यवसाय में आय अर्जित करने के लिए रखी जाती है, बिक्री के लिए नहीं। जैसे स्थायी संपत्ति में भूमि हो गया, मकान हो गई, मशीन हो गया और फर्नीचर हो गया। तो इन संपत्तियों का मूल्यांकन करते समय बाजार मूल्य को ध्यान में नहीं रखा जाता। तो इन संपत्तियों को हम उपयोगिता मूल्य पर दिखाते हैं। किस मूल्य पर दिखाते हैं? उपयोगिता मूल्य पर, यानी लागत मूल्य में से हाश घटाकर इन संपत्तियों को दिखाया जाता है। तो कभी कभी ऐसा पाया जाता है कि स्थायी संपत्ति लागत मूल्य ज्ञात नहीं किया जाता, तो उस संपत्ति को पुस्तक मूल्य पर दिखाया जाता है। पुस्तक मूल्य से तात्पर्य उस मूल्य से है संपत्ति को उस दिन पुस्तकों में प्रचलित है। चल संपत्ति। चल संपत्तियों के अंतर्गत वे संपत्ति आती है बच्चों जिनमें व्यवसाय व्यापार करता है, जो पुनः बिक्री के लिए प्राप्त होती है, यानी ये बेचने के उद्देश्य से प्रयास होती है। इसमें जैसे स्टॉक हो गया, स्टॉक 3 प्रकार का होता है, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का और फिनिश गुड का। इन संपत्तियों में से कच्चा माल और अनिर्मित माल है, उसको लागत मूल्य पर दिखाया जाता है। आपको बता दिया लागत मूल्य क्या होता है। और निर्मित माल को लागत मूल्य और बाजार मूल्य जो दोनों में से कम हो उस पर दिखाया जाता है। ध्यान रखो बच्चों, लागत मूल्य और बाजार मूल्य जो दोनों में से कम हो उस पर निर्मित माल को दिखाया जाता है और अनिर्मित और कच्चे माल को लागत मूल्य पर दिखाया जाता है। नेक्स्ट 3 नंबर पर आती है क्षयी संपत्तियाँ। ये संपत्तियाँ भी प्राय स्थायी स्वभाव की होती है। इनके अंतर्गत हम उन संपत्तियों को सम्मिलित करते हैं जिनका कार्य में प्रयोग होने के कारण क्षय होता रहता है। ऐसी संपत्तियाँ जैसे खान और तेल के कुएं। क्षयी संपत्तियों में क्या होता है, इनका जितना जितना उपयोग करते जाओगे उतना उतना ये संपत्तियाँ वहाँ से कम होती जाएगी। क्षय होने वाली संपत्तियों को लागत मूल्य पर दिखाया जाता है और प्रति वर्ष क्षय होने वाला मूल्यह्रास उस लागत मूल्य में से घटा दिया जाता है। जैसे कोई तेल के कुएं में इतने लीटर क्षमता है और उसमें से जितना लीटर तेल निकाल लिया जाता है उतने लीटर तेल का मूल्य घटा दिया जाता है। जैसे कोई कोयले की खान है, मानो उस कोयले की खान में इतना टन कोयला है और उसमें से जितना टन कोयला निकाल लिया जाता है उतना ह्रास के रूप में घटा दिया जाता है। नंबर 4 पर है बच्चों अदृश्य संपत्तियाँ। अदृश्य संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ होती है जो दिखाई नहीं देती है, जिनका कोई भौतिक आकार नहीं होता, इन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता, हाथों से छुआ नहीं जा सकता, फिर भी इनका अस्तित्व रहता है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ख्याति। इसे व्यवसाय में लागत मूल्य पर या पुस्तक मूल्य पर दिखाया जाता है। जैसे कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ये सारी चीज़ें। अब है कृत्रिम संपत्तियाँ। ये प्राय व्यवसाय की संपत्ति नहीं होती आर्टिफिशियल शेयर, बल्कि खर्चे एवं हानि होती है। इन्हें चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर दिखाया जाता है और जब तक लाभ हानि खाते से इनको राइट ऑफ नहीं कर दिया जाता, जैसे प्रारंभिक खर्चे यानी व्यवसाय को स्थापना करने के खर्चे, लाभ हानि खाते का डेबिट शेष, अंश ऋण पत्रों के निगमन दिया गया बिट्टा, डिस्काउंट, विकास कार्य, इनका मूल्यांकन पुस्तक मूल्य पर किया जाता है जब तक कि इनको राइट ऑफ नहीं कर दिया जाए। तो मूल्यांकन के संबंध में स्थायी संपत्तियों को लागत मूल्य पर ह्रास घटाने के पश्चात चल संपत्तियों को आपको बताया, चल संपत्तियों में
निर्मित और अनिर्मित माल को सॉरी कच्चा और अनिर्मित माल को लागत पर और निर्मित माल को लागत और बाजार मूल्य जो दोनों में से कम हो। क्षय संपत्तियों में हम लागत मूल्य पर दिखाते हैं, लेकिन जो क्षय हो जाता है, जो कमी हो जाती है, उसको लागत में से घटा दिया जाता है। ये सारी बातें थी बच्चों। अब है मूल्यांकन और अंकेक्षण, यानी वैल्यूएशन और ऑडिटर का क्या रिलेशन है। तो मैं आपको एक विशेष बात इसके सामने बताना चाहूँगा। अंकेक्षक है वो मूल्यांकन करने वाला कोई विशेषज्ञ नहीं है, यानी वो मूल्यांकन करता नहीं है कि वो स्वयं किसी कोई भी संपत्ति का वैल्यूएशन करे, लेकिन अंकेक्षक मूल्यांकन के औचित्य की जांच जरूर करता है। यानी अंकेक्षक एक मूल्यांकन करता नहीं है, मूल्यांकन के औचित्य की जांच करने वाला व्यक्ति है। ठीक है, ये सारी बातें आपको हमने आज इस संबंध में बताई। धन्यवाद।